लखनऊ से खबर है। योगी सरकार के 4 साल पूरे। थोड़ी देर में सरकार के 4 साल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 साल के कामकाज को जनता के सामने करेंगे पेश। जनता के सामने रखेंगे सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम मौर्य दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। अवध शिल्प ग्राम में सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सरकार 4 साल पर 19 से 25 मार्च तक प्रदेश भर में कार्यक्रम भी चलाएगी, जिसके तहत योगी सरकार के 4 सालों का पूरा ब्यौरा जनता के सामने एक पुस्तिका के माध्यम से, विकास पुस्तिका के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश भर में 26 मार्च तक तमाम विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं अब से थोड़ी देर में सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की उपलब्धियों की रिपोर्ट कार्ड को रखेंगे। सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर राजधानी लखनऊ में क्या तैयारियां हैं, देखिए संवाददाता एसके वाजपेयी की इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अपने 4 साल पूरे कर रही है। इन 4 साल पूरे करने के बाद आज एक बड़ा समारोह जहां लखनऊ में होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी सरकार के 4 सालों के डेटा को रखेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने प्रभार के जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे, जिसमें एक विकास पुस्तिका का विमोचन भी लखनऊ से लेकर प्रदेश के सभी जिलों में होगा, जिसमें यह बताने की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 4 सालों में किन किन विभागों में और किन किन मदों में क्या काम किया है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लोक भवन के बाहर अगर हम देखें तो वो पोस्टर्स लगाए गए हैं जो योगी सरकार की परफॉर्मेंस को बताते हैं, जिसमें आप इस पोस्टर पर देख सकते हैं लिखा हुआ है परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि योगी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, चाहे वो रिफॉर्म का मामला हो या परफॉर्म का या फिर ट्रांसफॉर्म का। जिस तरीके से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न दिशाओं में किस तरीके से काम किया है। आप यहां देख सकते हैं कि लोग अब सीधा रुख करेंगे लखनऊ का लोक भवन में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस वक्त योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनता को उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताएगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय सदस्य विधान परिषद एवं अध्यक्ष महोदय, यहां उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सम्मानीय मीडिया के साथियों व अधिकारीगण, रिफॉर्म, परफॉर्म तथा ट्रांसफॉर्म इस मूल मंत्र के साथ प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। इस अवधि में प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व एवं उल्लेखनीय विकास कार्य किए गए हैं और विभिन्न परियोजनाओं के कार्य तीव्र गति से प्रगति पर हैं। विकास के लगभग 46 कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा देश में प्रथम और उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया गया है। समाज के सभी वर्गों में यह धारणा मजबूत हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने सभी क्षेत्रों में, चाहे कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो, प्रशासनिक क्षेत्रों में पारदर्शिता हो, एक नवीन कार्य संस्कृति के साथ काम किया है। इसके अतिरिक्त समाज के सभी वर्गों को समानता के आधार पर संरक्षण और विकास के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि और विकास की अवधारणा का ही परिणाम है कि प्रदेश में कोविड-19 पर नियंत्रण का समुचित प्रबंधन करते हुए इस आपदा को भी अवसर में बदल दिया गया है। प्रदेश के कोविड प्रबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी सराहना की है। कोविड काल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। उच्च कोटि की व्यवस्थाओं के चलते रिकवरी रेट 98% से भी अधिक रही है और टीकाकरण के कार्य में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सामान्य चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए भी अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं।
35 नए मेडिकल कॉलेजों संस्थानों की स्थापना की जा रही है। आयुष्मान योजना में 1 करोड़ 18 लाख परिवारों के 6.5 करोड़ लोग आच्छादित हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से 56 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज किया गया है। बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के फलस्वरूप इंसेफ्लाइटिस में 75% और मृत्यु दर में 95% तक की कमी आई है। मुझे ये बताने में अत्यंत हर्ष और गर्व है कि राज्य की अर्थव्यवस्था 4 वर्ष में लगभग दोगुनी और प्रति व्यक्ति आय भी लगभग दोगुनी हो गई है। औद्योगिक विकास को गति देने और प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 21 इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां लागू की गई हैं। इन्वेस्टर समिट में लगभग 4,68,000 करोड़ के एमयू के सापेक्ष 3 लाख करोड़ की योजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। यह एक अभूतपूर्व कीर्तिमान है। कोरोना कालखंड में भी 56,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोरोना काल में 13 लाख एमएसएमई इकाइयों को 42,000 से भी अधिक करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं। 4 वर्षों में 50 लाख से अधिक नई इकाइयों को 2 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक के ऋण उपलब्ध कराकर 1 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। ओडीओपी योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार और सबसे महत्वपूर्ण विगत वर्ष की सापेक्ष 38% से भी अधिक निर्यात किया गया है। मिशन रोजगार के अंतर्गत 4 लाख सरकारी नौकरी, स्टार्टअप व औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से 30 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर जहां वर्ष 2017 में 17.5% थी, वो अब घटकर मात्र 4.1% रह गई है। अपराधियों, माफियाओं तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कठोरतम कार्रवाई की है। अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर 1,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त और ध्वस्त की गई हैं। वर्ष 2016 की तुलना में डकैती, लूट, हत्या, हलवा, अपहरण व बलात्कार की घटनाओं में अभूतपूर्व कमी आई है। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी आय में वृद्धि करने हेतु एमएसपी में लगभग 2 गुना वृद्धि की गई है। इस वर्ष लक्ष्य से 1.5 गुना धान की खरीद भी की गई है तथा गन्ना किसानों को भी 1.25 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि दी गई है। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों व जन सामान्य को पुनः बधाई देते हुए ये कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि विकासोन्मुख, कल्याणकारी, पारदर्शी एवं स्वच्छ सरकार के साथ समाज का प्रत्येक वर्ग अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान और प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर वर्ष में जो ना हो पाया, 4 वर्ष में कर दिखाया नामक विकास पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री। के अवसर पर विकास यात्रा की एक फिल्म का भी विमोचन का मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ। हताशा, निराशा उससे अलग करके उम्मीद की किरण जगाने का काम योगी सरकार ने किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ। राज्य को पॉजिटिविटी की तरफ लाना, हताशा, निराशा उससे अलग करके उम्मीद की किरण जगाने का काम योगी सरकार ने किया है।
क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। चार साल पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, अर्थव्यवस्था बदहाल थी। तभी बीमारू और बदहाली का दंश झेल रहे उत्तर प्रदेश की बागडोर योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली। मैं आदित्यनाथ योगी, जिन्होंने जन सेवा को धर्म मानते हुए लीडरशिप को नए आयाम दिए और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है और बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से अपराधियों और माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही की। आज नागरिक वर्षों बाद भय मुक्त वातावरण में जीवन जी रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, सिंचाई, महिला कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, मेट्रो रेल, एक्सप्रेसवे, सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया। प्रदेश में पहली बार रिकॉर्ड रोजगार के अवसर सृजित हुए। स्वरोजगार और स्टार्टअप के माध्यम से हर हुनर को रोजगार से जोड़ा। साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत हुई। औद्योगिक निवेश के लिए नई और आसान नीतियां लागू की गई। निवेश प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण की व्यवस्था सहित पूरी प्रक्रिया को निवेश फ्रेंडली बनाया गया। ओडीओपी योजना ने स्थानीय उत्पादों की दुनिया में नई पहचान बनाई, जिससे निर्यात में उछाल आया है। महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के साथ ही उनके उत्थान के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए गए। पहली बार पावर सेक्टर में रिफॉर्म लागू कर पूरे प्रदेश में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाया और हर घर को रोशन करने में सफलता पाई। प्रदेश के सभी वर्गों, वंचितों को बिना किसी भेदभाव के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। साथ ही गौ संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाए। कोरोना की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए रिकॉर्ड प्रबंध के साथ साथ प्रदेश के हर जिले में आम नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना में जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, तो भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपनी कार्य क्षमता को देश के सामने प्रस्तुत किया। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। भव्य एवं दिव्य कुंभ, दिव्य दीपोत्सव, देव दीपावली के आयोजनों ने विश्व कीर्तिमान बनाए। पिछले 4 वर्षों में हर क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए और आज राज्य का हर नागरिक ये महसूस कर रहा है कि जो कार्य दशकों में नहीं हो पाए, वो इन 4 वर्षों में हुए हैं। प्रदेश में अब माहौल बदल गया है, सबको समान अवसर मिल रहे हैं और एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ उत्तर प्रदेश बीमारू से समर्थ प्रदेश बन रहा है और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। काम दमदार योगी सरकार। इस विकास यात्रा के निर्माता परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करता हूं, कृपया संबोधन करने के बाद।
प्रदेश के हमारे वरिष्ठ मंत्री वित्त, चिकित्सा शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी की ओर से, अपनी इस पूरी टीम की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के हमारे वरिष्ठ मंत्री वित्त, चिकित्सा शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी की ओर से, अपनी इस पूरी टीम की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के इस मंत्र का एक मूर्त रूप उत्तर प्रदेश को देने के लिए, उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मुझे हार्दिक संतुष्टि की अनुभूति है कि उत्तर प्रदेश में ठीक आज ही के दिन 4 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के सामने उत्तर प्रदेश का दायित्व हमारी सरकार ने संभाला था और पिछले 4 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जिस उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती थी या प्रदेश में निवेश की संभावनाओं की बात आती थी, निवेश अनुकूल वातावरण से जुड़े हुए मुद्दों की बात आती थी, या उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की बात आती थी, तो इसमें हम लोग प्रथम 3 स्थानों में कहीं नहीं टिकते थे। यही नहीं, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर, आबादी अधिक थी तो बेरोजगारी की दर भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह 2रे स्थान पर है। देश की 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था 5वें-6ठे स्थान पर थी, आज वह 2री अर्थव्यवस्था के रूप में देश में उभरा है। और प्रति व्यक्ति आय भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान जो प्रयास प्रारंभ किए, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोक कल्याण के लिए, एमएसएमई या एग्रीकल्चर के फील्ड में जो कार्य हुए हैं, इसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आए हैं। और इसका परिणाम है कि आज प्रति व्यक्ति आय भी दुगने से अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष के अंदर देखने को मिली है। ये जो यात्रा है 4 वर्षों की, ये उत्तर प्रदेश के
ओवरऑल परसेप्शन को बदल करके उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के सामने एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। इस सकारात्मक माहौल को बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, मेरी टीम के सभी सहयोगियों के परिश्रम और प्रदेश की जनता ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जो फील्ड में रह करके प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर के कार्य किया है, एक टीम वर्क जो हर एक क्षेत्र में देखने को करने को प्राप्त हुए हैं, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभरा है। मित्रों, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में आज से 4 वर्ष पहले तक केंद्र की किसी भी योजना में उसका कहीं कोई स्थान नहीं होता था। ये सभी योजनाएं आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बननी है, उस समय भी बन सकती थी। याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था और उसके उपरांत एक एक करके जो योजनाएं देश के अंदर लागू हुई, उन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से तत्कालीन सरकार ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करती, बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय किया जा सकता था। सरकारों ने रुचि नहीं दी या उससे पहले उस प्रकार की सोच नहीं थी। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के राज्य ने जो उपलब्धियां हासिल की, उसका परिणाम है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र की, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन जो देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक अभियान था, जिसने प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही नारी गरिमा का भी जो प्रतीक बना, इसने व्यापक परिवर्तन का कारण, सबसे बड़ी चुनौती इस मार्ग में उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश ने 2017 से जो कार्य प्रारंभ किया, 2,61,00,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण करके देश के अंदर प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। केंद्र सरकार की वे सभी योजनाएं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री उजाला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान की योजना, यानी इससे जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं थी, इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश जहां पहले बहुत पीछे हुआ करता था, किसी में 23वें नंबर पर, किसी में 27वें नंबर पर, आज उन सब में उत्तर प्रदेश अपनी एक बेहतरीन कार्य पद्धति के कारण पहले स्थान पर है। तो खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने इस दौरान बेहतर प्रदर्शन किया है। हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर किसानों के हितों के लिए जो कार्य प्रारंभ किए, हम सब जानते हैं कि देश के अंदर किसान राजनीति के एजेंडे का हिस्सा ईमानदारी के साथ 2014 के बाद बना, जब सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना जैसी योजनाएं लागू हुई। लेकिन लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसान को मिले, कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे देश के अंदर लागू किया। उत्तर प्रदेश में 2017 में हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी लागू की। रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का क्रय हमने सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से करना प्रारंभ किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डीबीटी के माध्यम से केवल खाद्यान्न का 66,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान के खाते में देने का कार्य इस दौरान सरकार ने किया। गन्ना किसानों के जीवन में कितना परिवर्तन हो सकता है, ये वही प्रदेश है जो कभी गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर था, लेकिन बीच के कालखंड में चीनी मिलों को अपने स्वार्थ के लिए बंद करना, औने पौने दाम पर बेचने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, गन्ना किसानों का 8-8, 10-10 वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा था। राज्य सरकार ने 2017 में जो कार्य पद्धति आगे बढ़ाई, उसका परिणाम है
कि पिछले 4 वर्ष के दौरान हमारी सरकार 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफल रही और कोरोना कालखंड के दौरान भी हम लोगों ने सभी 119 चीनी मिलों का सफलतापूर्वक संचालन प्रदेश के अंदर किया। ये वे कार्य हैं जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार व्यापक परिवर्तन करने में प्रदेश के अंदर सफल रही और उसका परिणाम हर एक क्षेत्र में देखने को प्राप्त हुआ। प्रदेश के अंदर चाहे वह ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली में प्रदेश ने देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करने का रहा हो या फिर अन्य हर एक फील्ड में वे व्यापक परिवर्तन करके दिखाए हैं। प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्षों की हमारी उपलब्धियों में यह भी है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जा सकता था। आज मैं इस बात को बड़े हर्ष और गौरव के साथ कह सकता हूं कि विगत 4 वर्ष में सभी पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए। और यही नहीं, 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की वो देश के अंदर एक मानक भी बनी और उसके परिणाम देश के अंदर भी और हर एक तबके ने उसको बहुत सकारात्मक भाव के साथ लिया। और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा बदली। आज प्रदेश व्यापक निवेश की उन संभावना का एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में बना है, जहां पर पहले कोई आना नहीं चाहता था, असुरक्षा का भाव था, दंगों के कारण संपत्ति की क्षति का भय होता था। आज उसे इस बात का भय नहीं है। आज हर एक देश और दुनिया का निवेशक का पहला निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य कोई दिखाई देता है तो उत्तर प्रदेश उसका सबसे अच्छा गंतव्य है। पुलिस रिफॉर्म के मामले में भी हम लोगों ने इस दौरान अच्छे काम किए। वर्षों से जो मांग होती थी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की, वह हम लोग प्रदेश के अंदर लागू करने में सफल हुए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से जुड़ा है। पुलिस के अंदर रिफॉर्म की अन्य जो प्रक्रिया होनी थी या वहां पर पुलिस कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए, चाहे वह पुलिस लाइन में पुलिस बैरक की स्थापना या पीएसी के जर्जर आवासों के स्थान पर उनको अच्छे आवासीय बैरक के निर्माण की कार्रवाई हो, पुलिस थानों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता का हो, ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। हर एक थाने में 1535 थाने, 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने के साथ ही प्रदेश के अंदर यह भी प्रयास प्रारंभ किए गए कि जो जर्जर थाने थे वहां पे नए भवनों का निर्माण हो, जिनका क्षेत्रफल ज्यादा था। इस दौरान हम लोगों ने कुछ नए थानों की स्थापना भी प्रदेश के अंदर 59 नए थाने, 29 नई चौकियां, 4 नए महिला थाना, आर्थिक अपराध शाखा के 4 थाने, विजिलेंस के 10 थाने, साइबर क्राइम के 16 थाने और फायर टेंडर के 59 यानी 59 नए केंद्रों की स्थापना भी प्रदेश के अंदर इस दौरान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। अपराध की प्रकृति बदलने के साथ ही प्रदेश के अंदर उस दिशा में नए प्रयास भी प्रारंभ हुए। खासतौर पर 18 जो हमारे रेंज हैं, इन सभी 18 रेंज में नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की कार्रवाई को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। और जो एक प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति प्रदेश सरकार की रही है, उसका परिणाम रहा है कि 16-17 की तुलना में अगर हम प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था से उसकी तुलना करें या सुरक्षा के मामले में देखें तो डकैती में 65.72%, लूट में 66.15%, हत्या में 19.80%, बलवा में 40.20%, बलात्कार की घटनाओं में 45.43% की कमी भी देखने को मिली है। प्रदेश ने इस दौरान तमाम अन्य कार्यक्रम, महिला सुरक्षा के बारे में जो मैंने पहले महिला हेल्प डेस्क की बात की, इसके अलावा 18
जो हमारे पुलिस परिक्षेत्रीय कार्यालय हैं वहां पर महिला साइबर क्राइम सेल की स्थापना, 18 परिक्षेत्र जनपदों में थाने के समकक्ष एक महिला पुलिस चौकी परामर्श केंद्रों की स्थापना भी इस दौरान यहां पर संपन्न की गई। प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र, किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने के लिए 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना प्रदेश के अंदर इस दौरान स्थापित की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित यानी दशकों से लंबित जो कृषि की सिंचाई की परियोजनाएं थी, बाणसागर की परियोजना 4.5 दशक से लंबित पड़ी हुई थी। सरकार आने के बाद इस प्रकार की इन सभी परियोजनाओं को पूरा किया गया। 11 सिंचाई की परियोजनाएं अब तक प्रदेश के अंदर जो दशकों से वर्षों से लंबित पड़ी हुई थी उन्हें पूरा करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, जिसके कारण प्रदेश के अंदर 2.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई और 2,33,000 से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुए। इस वर्ष के अंत तक हम लोग लगभग 9 अन्य सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं, जो प्रदेश के अंदर लगभग 16.5 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा जिसके माध्यम से प्राप्त होने जा रही है और इसके माध्यम से 40,48,000 से अधिक किसान परिवार सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर किसानों के हितों के लिए इस दौरान अन्य अनेक कदम उठाए गए, खासतौर पर जहां पर उन्हें लाइसेंस फ्री व्यवस्था देने की आवश्यकता थी। खांडसारी उद्योग में लाइसेंस की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरलीकरण करने और उसे निःशुल्क लाइसेंस उपलब्ध कराने की कार्रवाई की। 267 नए ऐसे लाइसेंस इस दौरान उपलब्ध करवाए गए। 220 नई जो मंडी स्थल निर्मित करने के कार्य हुए। 27 मंडियों के आधुनिकीकरण की कार्रवाई इस दौरान हुई। 291 ई नाम मंडी की स्थापना के साथ 87 लाख किसानों और 84,000 व्यवसायियों को इसके साथ जोड़ने में हमें सफलता भी प्राप्त हुई और साथ साथ मंडी शुल्क को भी 1% कम करने का कार्य भी इस दौरान किसानों के हित को ध्यान में रख करके और प्रदेश के हित को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने यहां पर किया। देश की अर्थव्यवस्था का आधार हमारा ग्रामीण भारत है, लेकिन ग्रामीण भारत की जनजीवन की स्थिति क्या है? आखिर यहां पर आप बैठे हुए सभी महानुभावों से मैं बहुत उसके साथ कहना चाहूंगा कि यह देश 1947 में आजाद हुआ। 2017 में जब प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई थी, तब प्रदेश में कई दर्जन गांव ऐसे थे जिन्होंने आजादी के बाद शासन की किसी भी सुविधा का उपभोग नहीं किया था। न वहां सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्कूल की सुविधा थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी। यहां तक कि उन लोगों को वोटिंग का राइट भी नहीं था। देश की संसद के द्वारा कानून पास किए जाने के बावजूद राज्य सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव उन लोगों को शासकीय सुविधा से वंचित किए हुए थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर वन्य गांवों को राजस्व गांव के रूप में बदलने, शासन की सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। मुसहर गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, अनुसूचित जनजाति के थारू, कोल, बाहुल्य गांवों में भी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य और आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एसईसीसी के सर्वे में पहले इन लोगों को आच्छादित नहीं किया गया था। 2011-12 के सर्वे में इन लोगों को उपेक्षित छोड़ दिया गया था। हमारी सरकार ने इन्हें विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करने के साथ ही वहां पर आवासीय सुविधा के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी मुसहर गांव, सभी वन्य गांव, बनटांगिया गांव इन सुविधाओं से आच्छादित हो चुके हैं। और प्रदेश सरकार ने नई योजना के अंतर्गत थारू, कोल और
सहरिया जैसी जातियों को भी अब इससे कवर करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस दौरान हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त जो आवास उपलब्ध कराए गए, मुसहर जाति के 38,112, पंटांगिया गांव के 4,779, कुष्ठ रोगियों को 2,115 आवास उपलब्ध कराने में हम लोगों को इस दौरान मदद मिली और इन योजनाओं ने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कार्य भी किया। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कनेक्टिविटी का एक बड़ा योगदान है और प्रदेश के अंदर भी आप याद करिए, जब 2017 में प्रदेश के अंदर सरकार आई थी तब प्रदेश के अंदर दो बातें बहुत साफ चलती थी, एक सड़क कनेक्टिविटी को लेकर के और दूसरा बिजली को लेकर के। ये मान्यता थी कि अगल बगल के सभी राज्यों में शाम के बाद बिजली चलती थी और जहां से अंधेरा शुरू होता था लोग मानते थे उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने में और बिना भेदभाव के शासन की योजना बिना भेदभाव की प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए और यह कार्य प्रदेश सरकार ने इस दौरान किया। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे, हर तहसील मुख्यालयों को 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति करने के साथ ही 1,21,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया और 1,38,00,000 ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने में सरकार ने जहां सफलता प्राप्त की, वहीं साथ ही साथ इस दौरान कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, प्रदेश की सीमा नेपाल राष्ट्र से भी जुड़ी हुई है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली राज्यों से भी जुड़ी हुई है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, तहसील और विकासखंड मुख्यालयों को 2 लेन के साथ जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की भी सुदृढ़ीकरण का कार्य सफलतापूर्वक इस दौरान प्रदेश के अंदर करने में सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर वे क्षेत्र जहां पर जनवरी के बाद से पेयजल का संकट खड़ा होता था, खासतौर पर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से हम लोगों ने बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहां पर हर घर नल की योजना लागू कर दी है और इस वर्ष के अंत तक प्रयास है कि ज्यादातर गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होती हुई दिखाई देगी। यानी ये एक व्यापक परिवर्तन के कारण है। हमने खेत को भी पानी दिया, हर घर को भी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ एक बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में यह कार्य जहां प्रारंभ हो चुका है, वहीं प्रदेश के 30,000 अन्य राजस्व गांवों के लिए भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए डीपीआर की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है और बहुत शीघ्र इन 30,000 गांवों के लिए भी पेयजल की आपूर्ति की कार्रवाई जल जीवन मिशन के अंतर्गत लागू करने का कार्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। ये केवल पेयजल की स्कीम लाना नहीं, 10 वर्षों तक वहां पर इस योजना को सफलतापूर्वक संचालन करने की जिम्मेदारी भी उस कार्यदायी संस्था को निभाना है, जो कार्यदायी संस्था इस स्कीम को वहां पे लागू करेगी और यह कार्य यहां पर हम लोग प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक लागू किए हैं। प्रदेश के अंदर निराश्रित गो आश्रय स्थलों के लिए भी प्रदेश सरकार ने व्यापक कार्य योजना बनाकर उसे लागू किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस संबंध में 3 स्कीम पहले से ही लागू की है, जिसमें निराश्रित गो आश्रय स्थल जो प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित हो रही है, जिसमें 5.5 लाख से अधिक गोवंश हमारे पास पहले से निराश्रित गो आश्रय स्थलों में है। दूसरी स्कीम हमारी इसमें है जिसमें सहभागिता योजना के अंतर्गत अगर कोई किसान अपने घर में एक एयरटेक किए हुए गोवंश को रखता है तो उस गोवंश को हम एक किसान परिवार को अधिक से अधिक 4 गोवंश तक उपलब्ध कराते हैं, तो वह किसान परिवार को हम लोग
900 रुपये प्रति गौवंश हर महीने भी उपलब्ध करवाते हैं। हर महीने इसका भौतिक सत्यापन भी होता है। लगभग 80,000 गौवंश इस प्रकार से किसान परिवारों को उपलब्ध कराए गए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि निराश्रित गौ आश्रय स्थलों से प्रदेश सरकार ने उन परिवारों को, जो कुपोषित परिवार हैं, उन कुपोषित परिवारों को एक एक दूध देने वाली गाय भी उपलब्ध कराया, जिसमें गाय के साथ साथ 900 रुपये प्रति माह उन कुपोषित परिवारों को देने की योजना भी प्रदेश के अंदर लागू की गई है। और बहुत सारे कुपोषित परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जिसमें गाय के साथ साथ 900 रुपये प्रति माह उस परिवार को उस सेवा के बदले मिल रहे हैं। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वह हर नया पंचायत स्तर पर निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की स्थापना के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएगी। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने प्रदेश के अंदर इस दौरान अच्छा काम किया। 60,62,000 से अधिक जो वाद थे उसका निस्तारण किया। 54,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और ये भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई गई भूमि, ये हमारे लिए प्रदेश के अंदर निवेश के लिए एक लैंड बैंक का भी काम की। लेकिन साथ साथ यह उन गरीब परिवारों को, जिनके पास अभी तक अपना आवास बनाने के लिए कोई भूमि नहीं थी, उन्हें भूमि का पट्टा वहां पर उपलब्ध कराने में भी हमें मदद मिली। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर 2 लाख से अधिक भू स्वामियों को उनकी जिस जमीन पर उनका मकान है उसका स्वामित्व के कागजात भी उन्हें उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई। तो वरासत अभियान के माध्यम से भी 8,87,000 से अधिक ऐसे प्रकरण थे, जिसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सफलता प्राप्त की और सफलतापूर्वक इन सभी समस्याओं का समाधान करने में भी प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई। मित्रों, ये वही प्रदेश है जहां पर कोई निवेशक निवेश नहीं करना चाहता था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर हुआ। 35 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं को सीधे सीधे इससे नौकरी वहां पर उपलब्ध हुई। ये प्रदेश के अंदर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाता दिखाता है जो प्रदेश ने 2017 प्रदेश में सरकार आने के तत्काल बाद हम लोगों ने 21 अपनी सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से जो कार्य प्रारंभ किए थे। निवेश मित्र पोर्टल, जिसमें हम लोगों ने 227 सेवाएं इसमें दी थी। और कोरोना कालखंड के अंदर हम लोगों ने एमएसएमई यूनिट के लिए एक नई नीति अपनी लागू की, जिसमें 72 घंटे के अंदर लाइसेंस स्वीकृति देने के साथ ही 1000 दिनों तक लाइसेंस फ्री व्यवस्था देने की व्यवस्था। नहीं, 1000 दिवस के लिए किसी भी प्रकार का कोई निरीक्षण उस उद्योग के लिए नहीं होगा, बल्कि वह उद्योग लगाए 1000 दिन के अंदर अपना आवेदन करके फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। और यह परिणाम रहा है कि आज प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर निवेश भी हुआ है, रोजगार की संभावनाएं भी आगे बढ़ी हैं। और खासतौर पर कोरोना कालखंड के अंदर जो चीजें देखने को मिली हैं, खास इस दौरान लगभग 56,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसमें देश का पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर लग रहा है। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर पार्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही स्थापित हो रहा है। और अन्य तमाम योजनाएं भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस दौरान लाने में सफलता प्राप्त हुई। खासतौर पर आइकिया का, जो फर्नीचर और हाउस होल्ड से जुड़ी हुई दुनिया की जो प्रख्यात कंपनी है, उसका निवेश भी इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। प्रदेश के अंदर इसके साथ ही हमारी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने की एक जनपद एक उत्पाद की जो योजना है, आज वह देश और दुनिया के अंदर बहुत लोकप्रिय हुई है। इसने परंपरागत उद्यम को एक नई उड़ान दी है, एक नई पहचान दी है। इसने प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में भी काफी मदद की है। और आज इसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने इस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किए, उद्यम सारथी ऐप प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से विभिन्न रोजगार परक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य बनाया गया। और
इसका परिणाम था कि प्रदेश के अंदर 50 लाख से अधिक नए एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हुई। 2,13,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक से ऋण उपलब्ध करवाने में हमें इसके माध्यम से मदद मिली और 1,80,00,000 से अधिक रोजगार का सृजन केवल इन एमएसएमई यूनिट के माध्यम से हमें प्रदेश के अंदर इसके माध्यम से प्राप्त हुई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भी 12,91,000 इकाइयों को 42,700 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध करवाने में कोरोना कालखंड के दौरान ही हमें मदद मिली और इसके माध्यम से प्रदेश में 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो निर्यात की संभावनाओं को, यानी इसने हमारी निर्यात की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया और प्रदेश के अंदर उन संभावनाओं को आगे बढ़ाया है जिसके लिए कभी प्रदेश जाना जाता था। प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ ही शहरी क्षेत्रों के विकास में भी जो एक बुनियादी सुविधाओं के लिए, शहरी जीवन के लिए एक आम नागरिक तरसता है, वहां पर उस प्रकार की सुविधाएं उसे कैसे प्राप्त हो। हम लोग आभारी हैं भारत सरकार के, जिसमें प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया और 60 शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए इनका चयन भारत सरकार ने किया था। लेकिन प्रदेश सरकार ने भी अपने संसाधनों से जो हमारे 17 नगर निगम हैं, जिसमें से 7 स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भारत सरकार की योजना के लिए चयनित हुए थे, से 7 को प्रदेश राज्य सरकार अपने संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य कर रही है और साथ साथ जो हमारे नगर निकाय हैं, उन नगर निकायों को भी हम लोगों ने एक व्यापक कार्य योजना उनके लिए भी तैयार की है, जिसके माध्यम से हम लोग जनता को बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। नमामि गंगे परियोजना, ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि गंगा मैया उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक दूरी तय करती है। अपने 2500 किलोमीटर की गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक मां गंगा की जो अविरल और निर्मल यात्रा है, इसमें से 1000 किलोमीटर की दूरी केवल उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा मैया तय करती है। आज आप प्रदेश के अंदर कानपुर में, प्रयागराज में या वाराणसी में, ये हमारे वे सेंटर हैं, या गढ़मुक्तेश्वर में, ये वे केंद्र हैं जहां पर लोग आस्था के साथ भी और अपने औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी जब उन क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं तो बरबस उनके सामने मां गंगा का दृश्य सामने होता है। याद करिए, नमामि गंगे परियोजना के पहले कानपुर सबसे क्रिटिकल पॉइंट था नमामि गंगे परियोजना का, अविरल और निर्मल गंगा का। कानपुर में किस प्रकार की स्थिति थी? अकेले कानपुर के एक स्थान पर ही 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था। आज वहां पर एक बूंद भी सीवर नहीं गिरता है। यही नहीं, कानपुर के नीचे आने पर, आप जब कानपुर के नीचे प्रयागराज की तरफ जाते थे, जलीय जीव पूरी तरह नष्ट हो गए थे। आज फिर से वहां पर जलीय जीव देखने को मिल सकते हैं और गंगा जिस डॉल्फिन के कारण विख्यात हुई थी, डॉल्फिन के दर्शन फिर से हमें गंगा की निर्मल धारा के साथ देखने को मिल सकता है। प्रयागराज कुंभ इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि प्रयागराज कुंभ ने व्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता का एक मानक वैश्विक मंच पर कुंभ जैसे आयोजन के माध्यम से रखा था। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच तो थी, उनका मार्गदर्शन भी था, लेकिन साथ साथ गंगा की नमामि गंगे परियोजना की सफलता भी इस आयोजन के साथ जुड़ी हुई थी। गंगा की निर्मल जल की धारा ने प्रयागराज कुंभ को और एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद की थी और यह कार्य सफलतापूर्वक हम लोगों ने उस अवसर पर किया। गंगा केवल हमारी आस्था का ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी आधार है। आज देश का पहला जो जल मार्ग है वह उत्तर प्रदेश के अंदर हल्दिया से वाराणसी तक बनकर के तैयार हो चुका है और इसमें कोरोना कालखंड के अंदर बहुत सारी चीजों को प्रदेश के अंदर खाद्यान्न, सब्जी, फल आदि को एक्सपोर्ट करने का उपयोग हम लोगों ने इस जल मार्ग का किया था। प्रयागराज तक इस मार्ग को बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और इसके बहुत अच्छे और सार्थक परिणाम बहुत जल्दी सामने आएंगे। लेकिन साथ साथ पहली बार
गंगा यात्रा का आयोजन भी प्रदेश के अंदर हो और ये यात्रा आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई दे सके, इस दिशा से इस पर कार्य हुआ था और विगत वर्ष इसको हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर आयोजित किया। देश के अंदर गरीब शासन के एजेंडे का हिस्सा हो सकता है, ये नारों तक तो सीमित था। हकीकत क्या थी? 2017 के पहले प्रदेश के अंदर कई जनपदों में भूख से मौत के उदाहरण सामने आते थे। राशन कार्ड नहीं थे, खाद्यान्न घोटाले की शिकायत मिलती थी, टेक्नोलॉजी को इसके साथ जोड़ने का प्रयास नहीं होता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी 80,000 राशन की दुकानें हम लोगों ने ई-पॉस मशीन के साथ जोड़ी है और प्रदेश के अंदर नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर राशन कार्ड बनाया है वह नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य में जाकर के वहां राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। ई-पॉस मशीन और नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रदेश ने इस तकनीक का उपयोग करके 1200 करोड़ रुपए की राजस्व की सालाना बचत भी की है। ये चीजें बताती हैं कि 1200 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं ये बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। आज सरकार ने इसका लाभ भी प्राप्त किया है। प्रदेश 80 लाख स्ट्रीट लाइट को भी एलईडी स्ट्रीट लाइट में बदलने वाला राज्य है। इसके माध्यम से भी व्यापक पैमाने पे कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ हमें जो ऊर्जा की बचत इसके माध्यम से हुई है, यह अलग है। ई टेंडरिंग को लागू करने वाला, प्रभावी ढंग से लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है और इसके माध्यम से भी प्रदेश ने भारी सफलता प्राप्त की है। जहां हर एक क्षेत्र में प्रदेश ने नई नई सफलताएं अर्जित की इन 4 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। प्रदेश के अंदर 2017 के पहले नकल के अड्डे हमारे माध्यमिक और उच्च शिक्षा के केंद्र बने हुए थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर नकल विहीन परीक्षा का एक नया मानक खड़ा हुआ। दूसरा, बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा में शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन किए वह उन स्कूलों में और उन क्षेत्रों में हुए परिवर्तन के माध्यम से देखा जा सकता है। अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 4 वर्ष के दौरान 54 लाख से अधिक बच्चे इसमें प्रवेश किए। प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 1.25 लाख से अधिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं से आच्छादित उन्हें किया। वहां पे फ्लोरिंग की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था या अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के साथ ही स्मार्ट क्लासेस भी वहां पर देने में सफलता प्राप्त की। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हुए। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम वहां लागू करने में मदद मिली। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां पर व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही 3 नए विश्वविद्यालय सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो प्रदेश के अंदर निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य संपन्न हो सके, इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है और यह कार्य हमारा बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों के लिए हम एक मंच दे सकें। प्रदेश सरकार ने हमने कोरोना कालखंड के अंदर देखा था, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे थे जो राज्य के बाहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए गए थे। लॉकडाउन के बाद जब उनके सामने संकट आया तो राज्य सरकार को फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाने की आवश्यकता महसूस हुई, उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 18 लाख से अधिक बच्चे इस समय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के साथ फिजिकली और वर्चुअली जुड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ उन्हें जुड़ने का, उसकी तैयारी करने के लिए एक अच्छा मंच उन्हें उपलब्ध हुआ है और वह उसके माध्यम से आगे अपने उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ सकते हैं और एक कार्य आगे बढ़ा है। इस दौरान प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्ष के अंदर
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में, मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना का कार्य लखनऊ में हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। 51 नए राजकीय महाविद्यालयों, 24 राजकीय पॉलिटेक्निक, 4 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस और लगभग 260 ITI की स्थापना के कार्य को भी प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इस दौरान आगे बढ़ाने का कार्य किया।